इमेजिन इट्स अ मिड 20th सेंचुरी। सभी साइंटिस्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। साइंटिस्टों ने अब तक ब्लैक होल को डिस्कवर कर लिया था, स्पेस का एक ऐसा रीजन जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। और तभी किसी ने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, क्या होगा अगर हम आइंस्टाइन की इस इक्वेशन में टाइम को रिवर्स कर दें? ब्लैक होल जहां एक तरफ हर चीज को अपने अंदर समा लेता है, क्या नेचर में उसकी प्री इमेज भी एग्जिस्ट करती होगी? मतलब एक ऐसा रीजन जहां पर कोई भी एंटर कभी कर ही नहीं पाया, सिर्फ वहां से चीजें एस्केप कर सकती हैं। और ये था वाइट होल का फर्स्ट थॉट। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बार उन फिजिसिस्ट के बीच में चला जाए। दरअसल आइंस्टाइन की जो जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशन थी, ये सिर्फ स्पेस को ही नहीं बल्कि स्पेस और टाइम दोनों को साथ में डिस्क्राइब करती थी। अगर इस इक्वेशन में हम टाइम के साथ फॉरवर्ड या बैकवर्ड में कुछ प्ले करने की कोशिश करें तो जो रिजल्ट मिलते थे वो मैथमेटिकली बिल्कुल परफेक्ट होते थे। फिजिसिस्ट ने ये रियलाइज किया कि अगर हम ब्लैक होल के सॉल्यूशन को लें और उसमें जस्ट टाइम के एरो को फ्लिप कर दें तो जो नई इक्वेशन आएगी वो भी पूरी तरीके से वैलिड होगी। और ये जो नई इक्वेशन मिली है, इसका रिजल्ट हमें एक नया ब्लैक होल नहीं बल्कि उससे बिल्कुल अलग, बिल्कुल अपोजिट कोई चीज देगा, और वो थी वाइट होल। और उस वक्त ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं थी बल्कि ये आइडिया डायरेक्ट मैथमेटिक्स ऑफ रिलेटिविटी से आया था। ब्लैक होल इस पूरी बड़ी सी पिक्चर का सिर्फ एक हिस्सा था और दूसरा हिस्सा था वाइट होल, बिल्कुल उस तरीके से जैसे एक कॉइन के दो फेस होते हैं। इसलिए साइंटिस्टों को ऐसा लगा कि अगर नेचर ने ब्लैक होल को अलाउ किया है तो नेचर ने जरूर उसका अपोजिट व्हाइट होल भी जरूर अलाउ किया होगा। और जैसे जैसे हमारी व्हाइट होल को लेकर स्टडी बढ़ती चली गई, कई सारे डाउट्स आना स्टार्ट हुए। पहला, व्हाइट होल हाईली अनस्टेबल थे, मतलब एक छोटा पार्टिकल भी बाहर से अगर टच करता तो पूरा व्हाइट होल कोलैप्स कर जाता। और सेकंड, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी वो थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो ना करना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नेचर में हमेशा एंट्रोपी यानी कि डिसऑर्डर हमेशा बढ़ता है और ब्लैक होल इस लॉ को परफेक्टली फॉलो करता। ब्लैक होल सारा का सारा मैटर और सारी की सारी एनर्जी अपने अंदर समा करके डिसऑर्डर को हमेशा इंक्रीज करता। एक कप गिर के टूट तो सकता है लेकिन खुद ब खुद जुड़ नहीं सकता, लेकिन व्हाइट होल जस्ट इसका अपोजिट काम करते हैं। व्हाइट होल सारा का सारा मैटर और एनर्जी अपने से बाहर निकाल करके एंट्रोपी को हमेशा डिक्रीज करते। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर के रिलेटिविटी हर जगह अप्लाई किया, लेकिन हमें व्हाइट होल जैसा केस कभी भी नहीं मिला। और यही मेन रीजन था कि मैथमेटिक्स ने तो व्हाइट होल को अलाउ किया लेकिन फिजिक्स ने इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल फिजिक्स में व्हाइट होल जिंदा है। कई फिजिसिस्ट ऐसा मानते हैं कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन शायद वर्म होल से हो सकता है, तो वहीं कुछ फिजिसिस्ट तो ऐसा भी मानते हैं कि बिग बैंग खुद एक बहुत बड़ा व्हाइट होल एक्सप्लोजन है। चाहे बात कुछ भी हो, ये व्हाइट होल रियल हो या ना हो, हम इतना जानते हैं कि टाइम, रिलेटिविटी, इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा कम है, वो बहुत ज़्यादा अधूरी है अभी। आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो में मेरी किसी भी कही गई बात से या किसी भी दिए गए एग्जाम्पल से या एक छोटी सी छोटी लाइन से अगर आप सहमति नहीं रखते तो एक पॉजिटिव वे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे लिखिए। मैं उन चीज़ों को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके फेवरेट टॉपिक के ऊपर वीडियो मिले तो कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट टॉपिक को मेंशन करना मत भूलना। तब तक के लिए चलिए छुट्टी करते हैं।